व्यक्तित्व आधारित और चरित्र आधारित नीतिशास्त्र, द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर इथिक्स। अनुभूति पर मेरे शोध के अतिरिक्त इसी दौरान मैं 1776 के बाद से अमेरिका में प्रकाशित सफलता पर लिखे साहित्य का गहन अध्ययन कर रहा था। मैंने आत्म सुधार, लोकप्रिय मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प जैसे विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें, लेख तथा निबंध पढ़े, जिन सिद्धांतों को एक स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक समाज सफल जीवन की कुंजियां मानता था, उन सब का सार मेरी उंगलियों पर था। जब मैंने सफलता पर पिछले 200 वर्षों में लिखी गई सामग्री का अध्ययन किया तो मुझे उसमें एक आश्चर्यजनक पैटर्न नजर आया। चूंकि मैं खुद कष्ट में था और मैंने अपने आसपास के बहुत से लोगों के जीवन तथा संबंधों में भी कष्ट देखा था, इसीलिए मुझे यह प्रबल एहसास हुआ कि पिछले 50 वर्षों का अधिकांश सफलता संबंधी साहित्य सतही था। इसमें सिर्फ सामाजिक छवि बनाने की सजगता, तकनीकें और तुरंत समाधान बताए गए थे। एक तरह से सफलता का यह साहित्य सामाजिक बैंड एड्स और स्प्रिन जैसे तुरंत उपायों से भरा था, जिनके माध्यम से गंभीर समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए जाते थे। हालांकि कई बार इनमें समस्या कुछ समय के लिए सुलझ भी जाती थी, परंतु इसके बावजूद दीर्घकालीन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती थीं, अंदर ही अंदर फैलती रहती थीं तथा बार बार उभर आती थीं। इसके ठीक विपरीत पहले 150 वर्षों का सफलता संबंधी लगभग सारा साहित्य चरित्र को सफलता की नींव मानता था और चरित्र आधारित नीतिशास्त्र पर केंद्रित था। इसमें सत्यनिष्ठा, विनम्रता, वफादारी, संयम, साहस, निष्पक्षता, धैर्य, परिश्रम, सादगी, आडंबरहीन और स्वर्णिम नियम जैसे चारित्रिक गुणों पर जोर दिया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा चरित्र आधारित नीतिशास्त्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूलतः एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कुछ सिद्धांतों और आदतों को अपने चरित्र में गहराई से स्थापित किया। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र सिखाता है कि प्रभावकारी जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और लोगों को सच्ची सफलता तथा अस्थायी सुख का एहसास तभी हो सकता है जब वे इन सिद्धांतों को सीखकर इन्हें अपने मूलभूत चरित्र में ढाल लें। बहरहाल प्रथम विश्व युद्ध के बाद सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र आधारित नीतिशास्त्र से हटकर उस चीज पर केंद्रित हो गया जिसे हम व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र कह सकते हैं। व्यक्तित्व सार्वजनिक छवि, नजरिए और व्यवहार को सफलता का आधार माना जाने लगा। सफलता सामाजिक संबंधों को सुचारू बनाने की योग्यता और तकनीकों पर आधारित हो गई। इस व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र ने मूलतः 2 राहें चुनी। नंबर 1, मानवीय और सामाजिक संबंधों में लोक व्यवहार की तकनीकें और नंबर 2, सकारात्मक मानसिक नजरिया। इस जीवन दर्शन का कुछ हिस्सा प्रेरक और कई बार उचित सूक्तियों में व्यक्त हुआ। जैसे आपका नजरिया आपकी सफलता तय करता है। त्योरियां चढ़ाने के बजाय मुस्कुराने से अधिक दोस्त बनते हैं और इंसान अपने मस्तिष्क में जिस चीज की कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के कई अन्य पहलू भी थे जो साफ तौर पर गुमराह करते थे, यहाँ तक कि धोखा देते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि वे इन तकनीकों का प्रयोग सिर्फ इसलिए करें ताकि लोग उन्हें पसंद करें। लोगों को दूसरों की रुचियों में झूठी दिलचस्पी का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता था ताकि वे उनसे अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकें। कई बार तो लोगों को सफल दिखने का आडंबर करने की सलाह दी जाती थी या फिर दूसरों को कुचलते हुए आगे बढ़ने का सुझाव तक दिया जाता था। इस साहित्य में कुछ हद तक चरित्र और सफलता के एक तत्व के रूप में तो स्वीकार किया गया, परंतु आधारभूत और उत्प्रेरक मानने के बजाय इसे अलग थलग करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र का उल्लेख अधिकांशतः मौखिक दुकानदारी बन गया। मूलभूत जोर प्रभाव डालने की तुरंत तकनीकों को, शक्ति हासिल करने की रणनीतियों, संवाद कौशल और सकारात्मक मानसिक नजरिए पर था। मुझे यह एहसास होना शुरू हुआ कि मैं और सैंड्रा अपने बेटे के संबंध में जिन समाधानों को आजमा रहे थे उनका अवचेतन स्रोत वही व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र था।
जब मैंने व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र और चरित्र आधारित नीतिशास्त्र के अंतर के बारे में अधिक गहराई से सोचा तो मैंने महसूस किया कि हमारे बच्चों के अच्छे व्यवहार से सैंड्रा तथा मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती थी। हमारी चिंता के मूल में यह बात थी कि हमारी नज़रों में हमारा बेटा अपेक्षित ऊंचाई पर नहीं था। बेटे की छवि से अधिक चिंता हमें अपनी छवि की थी। हम अच्छे तथा ख्याल रखने वाले माता पिता की भूमिका में सफल दिखना चाहते थे और शायद इसी वजह से हमारे मन में बेटे की इस तरह की छवि बनी थी। समस्या को सुलझाने और उससे निपटने के हमारे तरीके में सिर्फ बेटे की भलाई की चिंता ही नहीं थी, बल्कि बहुत कुछ उलझा हुआ था। जब सैंड्रा और मैंने इस बारे में बातचीत की तो हमें यह पीड़ादायी एहसास हुआ कि उसके बारे में हमारे सोच पर हमारे चरित्र और उद्देश्यों का कितना सशक्त प्रभाव पड़ रहा था। हम जानते थे कि सामाजिक तुलना के उद्देश्य हमारे गहन जीवन मूल्यों से मेल नहीं खाते थे। ऐसे उद्देश्य हमें शर्त पर आधारित प्रेम की ओर ले जा रहे थे और अंततः इनकी वजह से हमारे बेटे का आत्मविश्वास कम हो रहा था। इसलिए हमने अपने प्रयासों को खुद पर केंद्रित करने का संकल्प किया, अपनी तकनीकों पर नहीं बल्कि अपने गहनतम उद्देश्यों और बेटे के प्रति हमारी अनुभूति पर। बेटे को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमने अलग हटकर खड़े होने की कोशिश की। हमने यह कोशिश की कि हम उससे दूर हटकर उसकी पहचान, व्यक्तित्व, क्षमता और महत्व का एहसास कर सकें। गहरे विचार मंथन के बाद जब हमने आस्था तथा प्रार्थना का सहारा लिया तो हमें अपने बेटे में कई अद्भुत गुण नजर आने लगे। हमें उसके भीतर क्षमता की कई परतें दिखीं जो उनकी अपनी गति से विकसित होंगी। हमने फैसला किया कि हम निश्चिंत होकर उसके रास्ते से हट जाएंगे और उसकी क्षमताओं के विकसित होने का इंतजार करेंगे। हमने महसूस किया कि हमारी स्वाभाविक भूमिका यह होनी चाहिए कि हम उसे विश्वास करें, उसका आनंद लें और उसे सम्मान दें। हमने पूरी ईमानदारी से अपने उद्देश्यों पर काम किया और सुरक्षा के आंतरिक स्रोत विकसित किए ताकि महत्वपूर्ण दिखने की हमारी भावनाएं हमारे बच्चों के प्रशंसनीय व्यवहार पर निर्भर न हो। जैसे ही हमने अपने बेटे के बारे में अपनी पुरानी अनुभूति के शिकंजे को ढीला किया और जीवन मूल्यों पर आधारित उद्देश्य बनाए, नई भावनाएं उभरने लगीं। अब हम उसकी तुलना या मूल्यांकन करने के बजाय उसके साथ आनंद ले रहे थे। हमने उसे अपनी छवि में गढ़ने या सामाजिक आशाओं के अनुरूप नापने की कोशिश छोड़ दी। हमने उसे अपेक्षित सामाजिक सांचे में ढालने की दयालुतापूर्ण तथा सकारात्मक कोशिश छोड़ दी। चूँकि हमने उसे मूलतः योग और जीवन से संघर्ष करने में सक्षम पाया, इसलिए हमने दूसरों के उपहास से उसकी रक्षा करना छोड़ दिया। उसका पालन पोषण इसी सुरक्षा के तले हुआ था, इसलिए इसके एकदम हट जाने से उसे कष्ट हुआ, जिसे उसने व्यक्त भी किया। हम उसकी बात से सहमत थे, परंतु हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अनकहा संदेश यह था, हमें तुम्हारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, तुम मूलभूत रूप से ठीक हो। सप्ताह तथा महीने गुजरते गए। समय के साथ उसमें सहज आत्मविश्वास नजर आने लगा। वह स्वयं को दृढ़ बनाने लगा। वह अपनी गति से विकसित होने लगा। औसत सामाजिक मापदंड से उसका मूल्यांकन करने पर अब वह उत्कृष्ट बन गया था। शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक रूप से और खेल के क्षेत्र में यह परिवर्तन तथाकथित स्वाभाविक विकासवादी प्रक्रिया से बहुत आगे तक हुआ था। कई साल बाद उसे बहुत से विद्यार्थी समूहों ने अपना लीडर चुना और वह राज्य स्तर का खिलाड़ी भी बन गया। जब वह घर पर अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता था तो उसमें सारे के सारे ए ग्रेड होते थे। उसने एक आकर्षक निश्चल व्यक्तित्व विकसित किया जिसने उसे हर तरह के लोगों से सहजता से संबंध बनाने में सक्षम बनाया। मेरा और सैंड्रा का विश्वास है कि हमारे बेटे की सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाली उपलब्धियां सामाजिक पुरस्कार की इच्छा की वजह से नहीं मिली। ये उपलब्धियां काफ़ी हद तक अपने बारे में उसकी भावनाओं की वजह से मिली। यह मेरे और सैंड्रा के लिए एक अद्भुत अनुभव था। इसने हमारे बाकी बच्चों के साथ तथा अन्य भूमिकाओं में व्यवहार करने के संबंध में हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इसने हमें सफलता के व्यक्तित्व आधारित
नीतिशास्त्र तथा चरित्र आधारित नीतिशास्त्र के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के बारे में बहुत व्यक्तिगत स्तर पर जागरूक बनाया। एक भजनकार ने हमारे विश्वास को बाखूबी व्यक्त किया है। पूरी मेहनत से अपने दिल को टटोल लो, क्योंकि जिंदगी के असली मुद्दे यहीं से प्रवाहित होते हैं। पूरी मेहनत से अपने दिल को टटोल लो, क्योंकि जिंदगी के असली मुद्दे यहीं से प्रवाहित